हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आपका इंतज़ार समाप्त हुआ और मैं लेकर आ गया हूँ ज्योग्राफी का 1000 प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का अद्भुत कलेक्शन, जो वन लाइनर में होगा और अलग अलग पार्ट में होगा। हर पार्ट में 100 वन लाइनर होंगे। यह स्पेशल बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर्स एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं। वैसे इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, सीटेट, जेटेट, बीएसएससी। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से ही होंगे। यह मैं वादा नहीं करता, पर कोशिश मैंने किया है कि क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिले। सिर्फ मेरा कोशिश है, ठीक है। मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बीपीएससी का जो लेवल है वो पता नहीं कहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा के लाता है। मुझे लोग को भी समझ में नहीं आता, शायद किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। पर मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश किया है, ताकि आपको लगे कि हाँ कंटेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा 100 वन लाइनर का, ठीक है। अलग अलग पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है वो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, कि दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवाएं चलती हैं वो किधर चलती हैं, समुद्र से भूमि की ओर या भूमि से समुद्र की ओर। मैं कोशिश करूँगा कि वैसे वन लाइनर है तो मैं ज़्यादा डिस्कस ना करूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको फिर बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्या करूँ मैं कि बस एक दो बार पढ़ दूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ रिविजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है इसमें फास्ट रिविजन हो सके आपका, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट है, भारत में अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है, ठीक है। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन को मानसून या प्रस्फुटन कहा जाता है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को आगमन को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फुटन कहते हैं। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जो नहीं गुजरती हैं, ठीक है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती हैं। मैंने उड़ीसा इसलिए लिया है क्योंकि उड़ीसा जो है ना वो कर्क रेखा के करीब में है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ऐसा तो नहीं कि वो उड़ीसा से पार हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि उड़ीसा पार क्रॉस वहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती हैं, लगभग दो भागों में बांटती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती हैं। वो कौन कौन राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर मित्र पर गमछा झार वाली यदि आपको टिक याद है तो आप कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत में के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम जो बिंदु है वो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। जो भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग जल से पूरी तरह घिरा होता है, ठीक है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो क्या है, 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है ये। अगला पॉइंट, मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, ठीक है। दंडाकारण्य क्षेत्र जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ है। अगला पॉइंट,
कूनो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पालपुर कूनो अभयारण्य को क्या किया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय पार्क घोषित करने से गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेरों का हस्तांतरण करना संभव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है ये, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो 1936 में किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं और लगभग 550 अभयारण्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के राज्य मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्य जो है मध्य प्रदेश, हम उसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अब कमेंट करके बताइए कभी मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर हैं। चलिए अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंगडुम हिमानी से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर से तो निकलती है, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ पर एक जगह का नाम है क्या, चेम युंगडोंग जो हिमानी है वहाँ से निकलती हैं ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ये जब अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इस नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, मानस, मरेली, कोपिली, रैदक, पगलादिया आदि, ये सभी इसके ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे बन रहे थे ब्रह्मपुत्र से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे कि आ सकते हैं वो मैंने लिया था। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अरब सागर जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। ध्यान रखना है, अरब सागर जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। ये तो कॉमन सा पॉइंट है वैसे, बट फिर भी हमें इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति बारे में मैंने बताया है किस वीडियो में। ठीक है, अगर कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर आपको पता होगा कि प्रवाल भित्ति क्या है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को हम क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं, है ना। काल वैसाखी मतलब काल लेकर के आता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसका नाम है काल वैसाखी। चाय, पटसन, चावल के लिए पवनें अच्छी होती हैं। असम में इन तूफानों को हम क्या कहते हैं, बोडो इल चीला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, जबकि असम में इसे हम कह रहे हैं बोडो इल चीला। ठीक है, कर्नाटक में इसे हम क्या कहेंगे, चेरी ब्लॉसम कहेंगे, जो काफ़ी वर्षा कहा जाता है, कॉफ़ी वर्षा। ठीक है, जो कॉफ़ी के लिए क्या होती है, कृषि के लिए लाभदायक होता है। ठीक है ना, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर तथा दक्षिण भारत में जो कि दक्षिण भारत मतलब केरल का स्पेशली हम कह सकते हैं, में इस पवन को हम लोग आम वर्षा कहते हैं, जिसे हम लोग कभी कभी मैंगो शावर भी कहते हैं। एग्जाम में शायद ये TRE 1 या 2 में शायद ये पूछा गया था। अगला पॉइंट है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं का लू कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम से उत्पन्न वर्षा को मावट कहते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम से उत्पन्न वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है,
अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है, मतलब कि उसकी जो आकृति है वो थोड़ा सा एस आकार का बनता है। ठीक है, अटलांटिक मतलब अंध महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है देख लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 8,24,63,6800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल मैंने लिख दिया है यहाँ। ठीक है, अगला पॉइंट लीजिए कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से लगभग आधा है। अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल से लगभग आधा है और विश्व के लगभग 1/6 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, अटलांटिक महासागर उत्तर में ग्रीनलैंड से दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, अटलांटिक जो महासागर है उत्तर में ग्रीनलैंड से और दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर तक ये फैला हुआ है। कौन? अटलांटिक महासागर। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। अटलांटिक महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए सब जो पॉइंट है आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो होता है ना उपयुक्त में से एक से अधिक, वहाँ पे सब पॉइंट डाला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या लेकर के आए हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अटलांटिक महासागर में से पूछ लेगा इसमें कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो ये सब पॉइंट डाल देगा कि अटलांटिक महासागर दक्षिण में पतला है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। अब पता रहेगा तब ना जानेगा कि हाँ ये चौड़ा है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग हो जाएगा आपका 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और अब बात करें इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो कभी कभी टू दी पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज जैसी है, जिसका शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर तथा आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज जैसी है, जिसका शीर्ष जो है वो बेरिंग जल डमरू मध्य पर तथा आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। हिंद महासागर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर की अपेक्षा बहुत छोटा है। हिंद जो महासागर है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर की अपेक्षा बहुत छोटा है। कौन? हिंद महासागर जो है ना वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत छोटा है। इसकी आकृति त्रिकोणीय है। किसका? हिंद महासागर का। और प्रशांत महासागर की मैंने देखा था कि त्रिकोणीय ही है। ठीक है, हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है बात करें हम तो इसका कितना है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 50 नंबर पहुँचे हम लोग, बहुत कम समय में पहुँचे हम लोग 50 नंबर पर। चलिए देखते हैं आगे। हिंद महासागर उत्तर में दक्षिणी एशिया, पूर्व में हिंद एशिया व ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। आई बात समझ में, ध्यान रखना है कि हिंद महासागर उत्तर में दक्षिण एशिया, पूर्व में हिंद एशिया व ऑस्ट्रेलिया है तथा पश्चिम में जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कोशिश कीजिए सब चीज़ जो पॉइंट आपको जो बता रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि वो जब हम पढ़ते हैं ना तो दिमाग में तुरंत मैप लाइए कि अगर हम करें कि हिंद महासागर में जो हिंद महासागर है उत्तर में दक्षिण एशिया है तो तुरंत मैप में बनना चाहिए कि दक्षिण एशिया कहाँ है, हिंद एशिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया किधर है। तो ये सब मैप में यदि आप वो देख करके घूम रहा है ना तो समझिएगा बहुत आगे हैं, बहुत लोगों से बहुत आगे हैं आप। और कोशिश कीजिए कि जब भी कुछ पढ़ते हैं तो मैप सामने रखिए। ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो स्पेशली कोशिश कीजिए कि सामने मैप रखिए, ताकि कोई भी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो देखें हाँ ये वाला यहाँ है, तो उस तरह पता चलेगा कि ये वाला यहाँ था। तो बहुत जल्दी आप क्या करेंगे ना, क्रैक कर पाएंगे और लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आँख के सामने, नज़र के सामने मैप भी रखिए, वर्ल्ड का मैप रखिए। ठीक है, वर्ल्ड का रखिए, साथ साथ अपना देश का रखिए और साथ साथ में आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं ना उस राज्य का भी रखिए, क्योंकि आप राज्य से भी, आपके स्टेट से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि नज़र के सामने रहेगा ना तो दिमाग बैठ जाएगा और बहुत चीज़ें जो दिमाग में जब बैठेगा ना तो बहुत क्वेश्चनों को आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भारत में बंगाल की खाड़ी, तो तुरंत पता होना चाहिए कि ये बंगाल की खाड़ी किधर है। अगर ये चीज़ हो पा रहा है आपके दिमाग में तो समझिए कि आप बहुत आगे हैं, आप एग्जाम फाइट करने, क्रैक करने के बहुत करीब बैठे हुए हैं। बस आपको हल्की सी मेहनत करने की ज़रूरत है। हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ध्यान में रखना है। भारत में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
अगला पॉइंट ले लेते हैं, भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कोरामंडल तट पूर्वी तट घाट में सर्वाधिक चक्रवात से प्रभावित होते हैं। ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कोरोमंडल तट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलेंगे आपको। अगला पॉइंट लेते हैं, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह जो उष्णकटिबंधीय है चक्रवात को क्या करता है, भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षों यानी कि जो बारिश होता है ना, उसका वितरण का महत्वपूर्ण ये रोल निभाता है कि कहाँ कितना वर्षा होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। यह 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों में जो उत्पन्न होते हैं वो कितने अक्षांशों के बीच होते हैं, तो ये 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होती हैं। उसके बाद इसका प्रवाह स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से हम लोग पुकारते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी कि अलग अलग स्थान पर हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे चीन सागर में इसको हम लोग टाइफून कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में और पश्चिमी द्वीप समूह में इसे हरिकेन कहते हैं, जबकि उत्तरी पश्चिमी द्वीप समूह में इसे हम हरिकेन कहते हैं, और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर इसे विली कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कुछ मिसटाइपिंग है, यहाँ पर यूएसए होना चाहिए था, कि मिसिसिपी क्षेत्र में इसे टर्नेडो कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ यूएसए होना चाहिए था, और ये मिसिसिपी क्षेत्रों में हम लोग क्या कहते हैं, टर्नेडो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आर्गन है। वायुमंडल उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अक्रिय जो गैस होती हैं, है ना, अक्रिय मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आर्गन पाई जाती हैं, जो है 1% है। यह एक भारी परिवर्ती गैस है, यह एक भारी परिवर्ती की गैस है, कौन, आर्गन, जिस कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती हैं। हल्की गैस होंगी तो सबसे ऊपर वायुमंडल में पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, पूछा जाए कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सबसे वायुमंडल में पाई जाती हैं, क्योंकि हल्की होती हैं तो ऊपर में तैर रही होती हैं। ठीक है, इनका उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। किसका, आर्गन का। अभी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, है ना, कि उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम और कुछ था ना इस तरह से ऑप्शन में, तो वहाँ पे आर्गन भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होता है 0 से 4% होती है। नेपच्यून हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। नेपच्यून जो ग्रह है वो हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ध्यान रखना है कि नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, और अभी सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के हैं। कितने हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉनस, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। ध्यान रखना है कि जो निकस ओलंपिया है वो कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है। और ध्यान रखना है ये कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलंपस मॉनस, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मंगल ग्रह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बाय द वे मैंने इस पर वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ, शायद अपलोड भी कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे याद भी नहीं है, देखिए अपलोड कर दिया है शायद मैंने। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगा, ये तटीय मैदान में, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन में और डेल्टाई भाग में भी यह मृदा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी पोटास यानी सर्वाधिक मात्रा में आपको पोटासी देखने को मिलेगा इसमें, एवं चूने की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसीलिए इसमें हमें यूरिया खाद वगैरह देने की जरूरत पड़ती है ना, डीपी जो खाद वगैरह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, सतलज यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में पुराना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं।
है ना, पुराने मतलब बांगर वाली। ठीक है, जलोढ़ मृदा के सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे भावर, तराई, बांगर, खादर। ये खादर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये तो नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं है, यहाँ पर खादर होना चाहिए था। बस इतनी गलती है। भावर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, लोहा यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन 4 भागों में समानता बांटी गई है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए जो दृष्टिकोण से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खादर और बांगर ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में एवं मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। जो लाल और पीली मृदाएं उसका हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में और कुछ भाग में, और साथ साथ में मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती हैं, और साथ साथ में झारखंड का भी नाम याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। रामगंगा बाएं तट से गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। सीन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। सीन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, एक सीन नदी याद कीजिएगा कि फ्रांस में भी है ना, कहाँ पे, पेरिस जो हमारा जो शहर है उसके सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, पेरिस। तो वो वाला भी सीन नदी है। ठीक है, लेकिन ये सीन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एक अलग नदी है ये जो हमारे भारत में है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोन नदी पटना गंगा में कहाँ मिलती है, किस जगह पर मिलती है, तो ये मिलती है कहाँ पर, पटना में। महाकाली नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी नामक स्थान से निकलती हैं। महाकाली नदी जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से कालापानी नामक स्थान से निकलती हैं। अगला पॉइंट है, काली नदी गंगा की सहायक नदी है। काली नदी गंगा की सहायक नदी है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई लगभग 3741 किलोमीटर है वाला है। ध्यान रखना है कि हिंद महासागर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा और कम औसत गहराई वाला है। इसकी जो हिंद महासागर की औसत गहराई वो कितना है, लगभग 3741। और हम बात करें कि जो प्रशांत महासागर का जो गहराई है वो लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 11,000 किलोमीटर के आसपास जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। किसका, प्रशांत महासागर की जो मैक्सिमम जो औसत मैंने नहीं बताया है, मैक्सिमम जो है ना, जो मैरियाना ट्रेंच है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के केवल 6वें भाग समाहित किए हुए हैं एवं विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये भी कह रहा हूँ कि रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपको, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा जब मिलेगा कोई क्वेश्चन तो इससे आपका और दोबारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, तो उससे तो और अच्छा ही है कि आपका रिवीजन बार बार हो जाने से आप चीज़ों को और अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1000 प्लस तक ले रहा हूँ मैं, तो हो सकता है उसमें 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो गए होंगे। ठीक है, 100 या 50 हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती है। देखिए रिपीट हुआ है ये। जलोढ़ मिट्टी पोटास और अधिक मात्रा में चूने की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये भी रिपीट आपको देखने को मिलेगा, ये भी लगता है रिपीट हो चुका है। ठीक है, जलोढ़ सतलुज यमुना का मैदान पंजाब हरियाणा था ऊपरी गंगा के मैदान में पुराना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2-3 यहाँ पर रिपीट देखने को मिल रहा है। अगला देखिए 85 नंबर में आ गए हम लोग। जावड़ी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, जावड़ी पहाड़ियों को श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। इस पहाड़ी पर चंदन के पेड़ अधिक पाई जाती हैं। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ध्यान रखिएगा ये क्रम से दिया हुआ है, कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लेता है कि मेघालय की जो पठार है वो पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः लगाइए, तो आपको बताना है गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो कि क्रम से होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गोदावरी जो बेसिन है सबसे ज़्यादा जो जल देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय पूछेगा तो सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गंगा। लेकिन भारत से होकर के यदि पार कर पूछा जाए कि भारत से होकर के गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, वहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन में सभी गंगा लगाए हैं। बहुत ही वहाँ पर मात्र 10% ही ऐसे लोग हैं जो लगाए हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि सही इसका आंसर ब्रह्मपुत्र ही होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया भारत से होकर के जाने वाली, तो भारत से होकर जाने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो हमारा ये जो नदी है, कौन सी नदी? ये आपका गोदावरी नदी। इसे जो कुल लेंथ है ना, ये 1465 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन अभी TRE 3 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। जो गोदावरी नदी है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पोचमपाद एवं जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ध्यान रखना है आपको कि पोचमपाद एवं जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला पॉइंट है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है, जो शायद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाध श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट प्राचीन मूर्धार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। पूर्वी घाट प्राचीन मूर्धार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। अगला पॉइंट है, तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। और अभी ऊपर मैंने बताया कि जो मेघालय का पठार है वो अब देखेंगे कि जो छोटानागपुर का पठार है उसका ही हिस्सा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और आज का लास्ट पॉइंट 101 हम लोग पहुँच गए हैं। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और यह उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।